हाँ, तो विद्यार्थियों सुप्रभात। आज का आपका विषय है आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ 5, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इनकी लेखिका है चपला देवी। लेखिका का सबसे पहले हम परिचय जानने की कोशिश करते हैं। लेखिका के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका जन्म कब हुआ, वो कहाँ की रहने वाली थी, इस तरह की कोई भी जानकारी लेखिका के संदर्भ में उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि ये द्विवेदी युग की लेखिका है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी थी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। कहते हैं नींव की ईंट जो लुप्त हो जाते हैं, दब जाते हैं, जिनकी शहादत को कोई याद नहीं कर पाता। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता दुंदूपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला था। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। रिपोर्टाज गद्य की एक विधा होती है। ये बाद में हम जानते हैं। पाठ का परिचय जानने का मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचय कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। किससे? हिंदू पंच। हिंदू पंच के बलिदान अंक से, के बलिदान अंक से इसको लिया गया है। इस पाठ को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। क्लियर? ये हमें जानकारी होनी चाहिए। हिंदी गद्य की प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। कोई परिवर्तन नहीं किया उसकी मुद्रण में, उसकी छपाई में, उसकी वर्तनी में, किसी प्रकार का संपादक द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ये पाठ ऐसे का ऐसे ही आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित कर दिया गया है। इस पाठ को हम कई बिंदुओं में हम बांट सकते हैं। सबसे पहले पाठ का जब परिचय जब हम देते हैं तो हम भली भांति जानते हैं कि पाठ के बारे में हमें बताना होता है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ये पाठ है। ये पाठ स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित बलिदान कथा है। इसमें नाना साहब की किशोरी बेटी के साथ हुए क्रूर अत्याचार का वर्णन है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि ये नाना साहब कौन थे?
यहां प्रश्न आता है नाना साहब कौन थे? इस पाठ को पढ़ने से पहले, इस पाठ का अध्ययन करने से पहले हमें नाना साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए। नाना साहब सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध सेनानी थे। 1857। यह बिठूर नगर के निवासी थे, जहां उनका एक भव्य राजभवन था। महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे आदि के साथ मिलकर इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। कानपुर में हुए संघर्ष में अनेक अंग्रेज स्त्री पुरुष मारे गए थे। इस घटना में नाना साहब का कोई हाथ न था, फिर भी अंग्रेजों ने उन्हीं को इस कांड का उत्तरदायी मान लिया था। स्वतंत्रता संग्राम के असफल हो जाने पर 1857 का, जैसा कि हम जानते हैं इतिहास में है कि स्वतंत्रता संग्राम असफल हो गया था। इसको हम असफल नहीं कहेंगे। स्वतंत्र होने की भावना का बीजारोपण उसी समय से हुआ था। असफल हो जाने पर नाना साहब कानपुर से निकल गए, किंतु बिठूर के महल में रहने वाली अपनी पुत्री को साथ नहीं ले जा सके। उनकी पुत्री मैना देवी विजय से उन्मत्त और बदले की भावना से अंधे अंग्रेजों ने उनके महल को तो तोपों से ध्वस्त कर ही डाला, उनकी निर्दयी पुत्री को भी क्रूरतापूर्वक कानपुर के किले में जलाकर मार डाला। उसी पुत्री मैना देवी से संबंधित ये पाठ है, उसी का जिक्र लेखिका ने इस पाठ में के माध्यम से किया है। देखिए, अब हम पाठ के मुख्य बिंदुओं पर जब आए तो पाठ को 8 मुख्य बिंदुओं में बांटा गया है। पहला, बिठूर में राजमहल की लूट। बिठूर में राजमहल की लूट सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोही नेता धुंधपंत नाना साहब, धुंधपंत नाना, उच्चारण पे ध्यान दीजिए। आप नाम किताब को खोल लीजिए, किताब को खोल करके और इन उच्चारणों को गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। धुंधपंत नाना साहब जब असफल होने पर भागे तो अपनी बेटी मैना को साथ न ले जा सके। मैना बिठूर में स्थित उनके महल में रहती थी। इधर जब संग्राम समाप्त हो गया तो अंग्रेजों ने कानपुर में भीषण हत्याकांड किया। उसके बाद वे बिठूर पहुंचे। उन्होंने नाना साहब का राजमहल लूट लिया। लूटने के बाद उन्होंने महल को भस्म करने के लिए तोपें लगा दी। जब तोपें लगी देखी तो मैना की अंग्रेज सेनापति से प्रार्थना। उस महल को तोड़ने के लिए जब तोपें लगा दी तो मैना ने अंग्रेज सेनापतियों से प्रार्थना की। तोप दागने से पहले उस महल में से एक सुंदरी बालिका बाहर निकली। उसने अंग्रेज सेनापति से प्रार्थना की कि वे महल को न तोड़े। सेनापति को उस पर दया आ गई। उसने बालिका से इसका कारण पूछा तो बालिका ने बताया कि ये महल उसे बहुत प्रिय है। बालिका ने क्या बताया कि ये महल उसे बहुत प्रिय है। इस मकान ने अंग्रेजों का कोई कसूर नहीं किया है। इस मकान ने अंग्रेजों का कोई नुकसान नहीं किया, किंतु अंग्रेज सेनापति ने कहा कि वो मजबूर है। उसकी प्रार्थना को उन्होंने नहीं सुना। तब मैना ने दूसरा हथियार अपनाया। पहला हथियार तो ये अपनाया कि इस मकान को न तोड़ें। इस मकान ने अंग्रेजों का कुछ नहीं बिगाड़ा। जिसने बिगाड़ा है उससे बदला ले। इस मकान ने बेचारी ने क्या किया है ये। दूसरा हथियार क्या अपनाया? मैना ने द्वारा अपना परिचय देना। मैना ने अपना परिचय। तब
मैना ने सेनापति को अपना परिचय दिया। उसने यह बताया कि वह सेनापति की कन्या यानी मेरी, सेनापति की जो कन्या थी मेरी की सहेली है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मैना ने यह भी बताया कि बचपन में वे स्वयं यानी सेनापति खुद अपनी पुत्री की तरह मैना को भी प्यार करते थे। मैना मेरी की पुत्री से बहुत दुखी थी। उस सेनापति की संवेदना को मैना ने कुरेदने का प्रयास किया। सेनापति का नाम था हे। सेनापति हे की दया का भाव उत्पन्न हुआ। मैना की बातें सुनकर सेनापति हे को सारी बातें याद आ गई। उसने कहा कि मैं सरकार की आज्ञा नहीं टाल सकता, किंतु तुम्हारी रक्षा अवश्य करने की कोशिश अवश्य कर सकता, किंतु तुम्हारी रक्षा की अवश्य कोशिश करूंगा। तभी जनरल आउटर्न वहां पहुंच गए। एक ही अधिकारी थे। उन्होंने बिगड़ कर पूछा कि नाना साहब का महल तोड़ा क्यों नहीं गया। सेनापति हे ने उनसे निवेदन किया कि उस महल को बचा लिया जाए। आउटर्न का आदेश। आउटर्न ने कहा यह असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। अंग्रेज नाना साहब पर बहुत क्रोधित हैं, इसके लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी पड़ेगी। हे ने सलाह दी कि गवर्नर जनरल केनिंग को इस आशय का तार भेज दिया जाए। भेजेंगे वे गवर्नर जनरल को इस आशय का तार भेज दें। ये उन्होंने निवेदन किया अपने आउटर्न से, ये सलाह दी। आउटर्न का आदेश के बाद में कैनिंग के सख्त आदेश, लॉर्ड कैनिंग के सख्त आदेश। आउटर्न ने कहा कि उसे महल तोड़ने और मैना को गिरफ्तार करने का कदम उठाना ही होगा। सेनापति हे दुखी मन से चला गया। आउटर्न के सैनिकों ने मैना को गिरफ्तार करने के लिए महल का कोना कोना छान मारा, किंतु लड़की का पता न लगा। शाम के समय, संध्या के समय लॉर्ड कैनिंग का तार आया। उन्होंने कहा कि लंदन के मंत्रिमंडल का आदेश है कि नाना साहब का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। यह आदेश पाकर आउटर्न ने नाना साहब के राजमहल पर तोप के गोले बरसाए तथा घंटे भर में उसे मिट्टी में मिला दिया, बर्बाद कर दिया। लंदन में एक अखबार छपता था, टाइम्स। उस टाइम्स पत्र में छपा लेख, इसका भी चपला देवी ने पाठ में वर्णन किया है। उन्हीं दिनों लंदन के प्रसिद्ध पत्र, समाचार पत्र टाइम्स में एक लेख छपा। उसमें कहा गया कि कानपुर में अंग्रेजों पर जो हत्याकांड हुआ था उसका बदला लिया जाना चाहिए। नाना साहब पर दया दिखलाने की बात हास्यास्पद है, यानी बिल्कुल मजाक है। सेनापति हे का प्रस्ताव कलंक की बात है। लगता है सर हे बुढ़ापे में उस महाराष्ट्रीय कन्या की सुंदरता पर मोहित हो गए हैं। लांछन लगा दिया अंग्रेजों ने, लंदन की संसद ने लांछन लगा, मोहित हो गए। वास्तव में नाना साहब का कोई संबंधी जहां भी मिले उसे मार डाला जाना चाहिए। नाना साहब का कोई भी संबंधी, यानी नाना साहब की जो भी चीज है स्मृति, उसको मिटा देना चाहते थे अंग्रेज, उसे मार डालना चाहिए। उसकी कन्या को भी हे के सामने फांटी पर लटका दिया जाना चाहिए। उस हे के सामने जो कि उसके प्रति इतनी सहानुभूति की बात करता है, उसका यही दंड है कि उसके सामने इस कन्या को, मैना देवी को फांसी पर लटका दिया।
नहीं माना सकता देश। मैना का विलाप, सितंबर का महीना था, आधी रात के समय मैना नाना साहब के राजमहल के खंडर, जो सैनिकों ने गिरा दिया था, उस खंडर पर बैठकर रो रही थी। आउटर्न की सेना भी पास ही ठहरी हुई थी। कुछ सैनिकों ने उसका रोना सुना और वो वहां पहुंची। उसने पूछा, सैनिकों ने पूछा, भाई तुम कौन हो? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैना बस रोए जा रही थी, बिना उत्तर दिए, बिना निरुत्तर। मैना की गिरफ्तारी। तभी जनरल आउटर्न वहां पहुंच गए। ये सब घटनाक्रम हो रहा था, उसके भी आउटर्न वहां पहुंच गए। उन्होंने मैना को पहचान लिया और मैना को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। मैना ने अनुरोध किया कि उसे कुछ समय दिया जाए, वो यहाँ जी भरकर रोना चाहती है, इस खंडर पर बैठ करके जी भरकर रोना चाहती है, परंतु पत्थर हृदय आउटर्न ने उसको अनुमति नहीं दी। ये अनुमति नहीं दी और हथकड़ी पहनाकर कानपुर के किले में कैद कर दिया गया। वहां क्या होता है? मैना की महाराष्ट्र के एक पत्र बाखर में यह समाचार छपा कि कल कानपुर के किले में नाना साहब की इकलौती कन्या मैना को धड़कती हुई आग में जलाकर भस्म कर दिया गया। भीषण आग में जलती अनोखी लड़की को देखकर सब लोगों ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। ये समाचार पत्र के माध्यम से। का मतलब क्या हुआ कि उन अंग्रेजों ने मैना देवी को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जलती हुई आग में उसको झोंक दिया। आग में जलाकर उस अंग्रेजों ने मार डाला। ऐसे ऐसे क्रूर अत्याचार अंग्रेजों ने हमारे सेनानियों पर किए हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर किए हैं। सन 1857 से लेकर के 1947 तक 90 वर्ष चले स्वतंत्रता संग्राम में जाने अनजाने ऐसे कितने मूक शहादत हैं जिनको आज तक हम नहीं जानते हैं। उन अमर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि देते हैं। हम ये जो पाठ जिस हिंदू पंच नामक पत्रिका से यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है, उसका एक संक्षिप्त परिचय हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हिंदू पंच जो पत्रिका थी वो बहुत चर्चित पत्रिका थी, अपने समय की सबसे चर्चित पत्रिका हिंदू पंच थी। इसका प्रकाशन सन 1926 ईस्वी में कलकत्ता, यानी आजकल जिसको हम कोलकाता कहते हैं, उस कोलकाता से हुआ था। इसका प्रकाशन कहाँ? कलकत्ता से हुआ था। इसके संपादक ईश्वरी दत्त शर्मा, इसके संपादक ईश्वरी दत्त शर्मा थे। ईश्वरी दत्त शर्मा। तो ईश्वरी दत्त शर्मा द्वारा संपादित ये पत्रिका हिंदू पंच, इसका बलिदान अंक निकला। उस बलिदान अंक में नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये लेख छपा था। इसको अंग्रेज सरकार ने तुरंत जब्त कर लिया, तुरंत अपने कब्जे में कर लिया, तो पाबंदी लगा दी थी। क्यों लगा दी थी? क्योंकि चांद के फांसी अंक की तरह यह भी एक आजादी का महत्वपूर्ण दस्तावेज था। हिंदू पंच चांद की फांसी अंक, चांद की जो फांसी अंक था, चांद पत्रिका का फांसी अंक, उसकी तरह यह भी आजादी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज। अंग्रेजों को ये अंक हाथ में आते ही अपनी कुर्सी डामाडोल होती दिखाई दी। जनता में कहीं विद्रोह ना फैल जाए, विद्रोह की भावना ना उत्पन्न हो जाए, इस डर से उन्होंने हिंदू पंच के इस बलिदान अंक को जब्त कर लिया था। अंग्रेजों ने हिंदू पंच के उस बलिदान अंक को जब्त कर लिया। इस अंक में
देश और समाज के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया गया। ऐसे अनेक मूक शहादत हैं, ऐसे अनेक लोग हैं जो देश के लिए बलिदान हो गए, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, परंतु समाज में आज उनकी चर्चा नहीं होती। ऐसी मूक शहादत के लिए आज हम सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही विश्राम देते हैं। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।